नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो ये कहानी है ना, लाला जी और तिवारी जी का बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, आपका दिल को छू जाने वाला किस्सा है। तो बस चलिए बिना देरी के ही इस कहानी को, किस्सा को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक लाला जी और एक तिवारी जी दोनों बड़े ही दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। और दोनों लोगों का घर जो कुछ दूरी पर एक ही जगह पर था। लेकिन जो लाला जी थे वो जो मिथिला नरेश के जो राजा थे उनके यहाँ वह काम किया करते थे। लेकिन एक दिन वह लाला एक भैंस को ला रहा था। लेकिन जैसे ही तिवारी जी ने देखा, करे वह तो लाला भैंस ला रहा है, उसको कहाँ से भैंस मिल गया और कैसे मिल गया, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ आ गए। अरे वो समय जिस दिन इसके पास खाने के लिए नहीं औकात थी, वह खाना खाने कभी कभी मेरे पास आता था जब वह भूखा जो है करवटे लेता था, मेरे को देखा नहीं जाता था। और आज देखो ऐसी उसकी स्थिति हो गई है कि वह भैंस खरीद कर आ रहा है, तो उसे रहा नहीं गया। और फिर वो तिवारी जी जो है लाला के पास में आते हैं। तो लाला से पूछा, अरे दोस्त क्या बात है कि कहाँ से तुम भैंस खरीद कर लाया। उसने कहा, हाँ हाँ भाई, भैंस मिल गई है, राजा साहब के यहाँ काम कर रहे थे और कुछ मैंने काम बहुत ही अच्छा किया था जिसकी वजह से मेरे को इनाम के तौर पर या मेरी कहाँ औकात है कि मैं भैंस खरीद पाऊँगा। भला अब मैं भी आपकी तरह मैं रोज़ दूध दही खाऊंगा, कुछ बेचूंगा और घर की कुछ जो स्थिति सही होगी। लाला तो बड़ा प्रसन्न था, लेकिन तिवारी को बड़ा जलन हो गया। करे अब तो यह मेरी बराबरी करेगा, इसके पास भी भैंसे हो जाएगी, यह भी दूध बेचेगा, बड़ा ही जलन हो जाता है। और जब वह बातें करता है तो कहता है कि देखो अब समय हो गया है, अब हम काफ़ी समय बातें करेंगे, चलो अपने अपने घर चलते, खैर कुछ काम है। लाला भी कहता कि हाँ हाँ जाइए जाइए, हमारे भी कुछ काम है, भैंसों को लगाना है, इसके लिए खाना पानी की व्यवस्था करना। अब जैसे बात करता है तो तिवारी कहता, अच्छा एक बार भी वो बैठने को भी नहीं कहा। मैंने कहा चलो, तो उसने कहा अरे एक भैंस क्या आ गई, उसके पास तो अकड़ ही हो गया, एक बार पूछा तक नहीं, क्या वो अपने दिनों को भूल गया। वो तिवारी तो चला जाता है। अब जो है लाला इधर भैंस को लाया, चारा पानी की व्यवस्था की हर। अब वह जो है उतना समय उसके पास नहीं मिलता था कि वह राज दरबार में जा कर के वह पूरा समय दे सके, क्योंकि वह ज़्यादा समय भैंस को खिलाने पिलाने में ही व्यस्त रहता था। और कुछ दिन हुए और वह राज दरबार से छुट्टी ले लिया कि मैं उस भैंस को खिलाने में अच्छी खासी इनकम हो जाती, 2-4 पैसे की घर खर्चा चल जाता है, मैं उसी में व्यस्त रहता हूँ। वो भैंसों को खिलाने में बड़ा ही वह जो माहिर हो गया था, बड़ा ही मन उसका लगता था। 6 महीने बाद जो है एक राज दरबार में ही भैंस का कंपटीशन हुआ। लेकिन जब भैंसों का कंपटीशन हुआ तो लाला की भी भैंस गई, तिवारी की भी भैंस गई और अगल बगल के लोगों को भी भैंसें गई। लेकिन उन सब भैंसों में जो है ये जो लाला की भैंस थी वह अव्वल थी, 1 नंबर की, हर चीज में हिस्ट पुष्ट शानदार। लेकिन जैसे उसको इनाम के तौर पर मिले कि उसकी भैंस सबसे बेस्ट है, इधर जो तिवारी को और जलन होने लगा। था तो दोस्त, लेकिन उसको इतना जलन होने लगा, करे उसकी भैंस इतनी जबरदस्त निकली कि उसको इनाम मिल गया। वो अब सोचने लगा कुछ ऐसा तिगड़मबाजी चला जाए, ऐसा कुछ चाल चला जाए कि जिससे यह आगे बढ़ा ना, इसका पैर पकड़ के खींचना बहुत जरूरी है। तो फिर जो है तिवारी ने दिमाग लगाया और वह धीरे धीरे कुछ लोगों को कहना शुरू कर दिया, अरे वह जो लाला है, एक तो राज दरबार में जब तक काम करता था तो कितना अच्छा से सावधानी से रहता था, लेकिन जब से उसकी भैंस जो इनाम जीत ली है, अव्वल आ गई है, तब से वह राजा साहब को बुराई करने लगा और कहता करे राजा साहब को भैंसों को खिलाने का नहीं आता है, तरीका ही नहीं उन्हें पता है, वो क्या जानेंगे भैंस रखने का, मेरे से बेहतर उनको नहीं पता है। अब वो अपने आप को राजा साहब से बेहतर मानता है भैंस खिलाने में, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यह बात जो है वह तिवारी मुख से सभी लोगों को बताने लगा और यह बात जो धीरे 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 काफ़ी फैलती गई। और ऐसे ही होते होते धीरे धीरे वो राजा साहब के कानों में भी पहुंच जाती है। तो राजा साहब ने कहा, अच्छा उस लाला की इतनी हिम्मत कि वो मेरे से बेहतर कर रहा है, कि वो मेरे को भैंस खिलाने का, मेरे को चारा देने का तरीका नहीं पता, इसकी भैंस का अव्वल आ गए तो अपने आप को बेहतर समझने लगा। लेकिन बेचारा लाला ने तो कुछ कहा नहीं था, वह तिवारी उसके पीछे चाल चल रहा था। फिर लाला के भैंस को मरवाने का राजा साहब ने प्लान बना लिया कि उसकी भैंस को किसी न किसी तरीके से मार दिया जाए।
धीरे धीरे यह बात जो है लाला को पता चल गई कि राज दरबार में ये सब बातें जो है अफवाह बहुत तेजी से फैल रही। लेकिन जब तक वह राज दरबार में जाता उसी रात को उसकी भैंस को मार दिया जाता है। लेकिन जब लाला के भैंस को मार दिया जाता है वह थोड़ा सा चिंता जरूर होता है, थोड़ा सा शोक जरूर मनाता है, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं करता है, किसी को कंप्लेन नहीं करता है, किसी से कुछ नहीं कहता है। और वह मन ही मन सोचता है कि मैं अपने भैंस का मारने का बदला तो मैं अवश्य ही लूंगा, चाहे जैसे भी। और उसको यहाँ तक पता चल गया था कि जो मेरे दोस्त तिवारी है ना, उसके पीछे सारा का सारा खेल इसी का है। अब वो कैसे बदला ले कुछ समझ नहीं आ रहा था, मन ही मन उदास रहता था। लेकिन जब भैंस मर गई तो भैंस का जो चमड़ा है उसको निकलवा लिया और उस चमड़े को जो सुखाने के लिए एक पीपल का वृक्ष था गांव से बाहर की दूरी पर, वहां पर वो गया और पीपल के डाल पर अच्छे से फैला दिया ताकि वह धीरे से सूख जाती। अब रोज उसके पास कोई तो काम था नहीं, रोज उस चमड़े को सुखाने के लिए वह जाता था और वहां पर शाम हो जाती थी तो बैठा रहता था। वो रखवाली उसका करता था कि कोई लेकर चला ना जाए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ऐसे करते करते वह 1 हफ्ता तक वहां पर वो डेली जाता रहा, अपने वह भैंस की जो चमड़ा है उसको सुखाता रहा और वहां पर वह रखवाली करता रहा। तब तक जो है अमावस की रात आती है और बेचारा वह उस पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था। लेकिन तब तक कुछ लोगों की बोलने की आवाज आती है और वह इधर ही आ रहे थे। वह सुनता है तो बेचारा थोड़ा सा डर जाता और डर के मारे वह उस पेड़ पर चढ़ जाता। और जैसे पेड़ पर चढ़ जाता है तो नीचे आते हैं सब, तो वे चारों चोर रहते हैं और उन्होंने एक छोटी सी ढेबरी जलाई और छोटी सी ढेबरी के प्रकाश में वे लोग जो कुछ खनखन की आवाज आ रही थी, जब वो ध्यान से केयर किया पेड़ पर से ही तो उसे पता चले तो सारी के सारी असरफिया है, सारे के सारे जो है ये तो सोने चांदी है और इतने सारे सोने चांदी सब चोरी करके लाया है। अब बेचारा मन ही मन डर रहा था। लेकिन अचानक हुआ क्या, वे लोग आपस में बंटवारा कर ही रहे थे। अब इसका डर के मारे इतना इसके हाथों से पसीना छलक रहा था कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए। लेकिन तब तक बेचारा का एक हाथ जो है स्लिप कर जाता है और जैसे स्लिप करता है तुरंत उस डाल पर से उसकी हाथ छूटती है और पूरा डाल जो हिल जाती है। जैसे ही हिलती है डाल, तब तक जो उसी पर जो है वह चमड़ा भी लटकाया हुआ था और चमड़ा भी लटका तो चमड़ा सूख करके बिल्कुल ही टाइट हो गया था। और जैसी हल्का सा डाल हिली, वह अजीब आवाज में पूरा डाल को हिलाते हुए धड़ाम से गिरता है। और जैसे ही ये आवाज आती है ना, वे चारों को चोर समझते खरे कि इससे लग रहा है पेड़ पर के बहुत बड़ा भूत है और वह अब हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, हम लोगों ने गलत काम कर दिया। और वे बेचारे डर करके वे चोर वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागते हैं। और वह चमड़ा जब धड़ाम से गिरता है तो वे सब समझते ओह लग रहा कूद गया, अगर हम लोग भागे नहीं होते तो वास्तव में आज तो हम लोगों को मार ही दिया होता बेचारा चोर। वे सब वहाँ से भाग जाते हैं। धीरे से वलाला वहाँ से उतरता है पेड़ पर से और अब समझता है कि लग रहा है कि वे सब चोर अब आएंगे नहीं, डर गए हैं। और उन सारे के सारे असरफियों को लेता है और धीरे से अपने घर पर चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उससे किसी से मुलाकात नहीं होती, किसी ने नहीं देखा। और वह रात्रि के समय में अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि देखो इतनी सारी असरफियाँ मिली और सारी की सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। तो सब कहते कि आखिर इन असरफियों को गिन लिया जाए, आखिर कितना है। लेकिन इतनी सारे असरफियों को, इतने सारे सोने चांदी को गिनना बहुत ही मुश्किल है, बहुत समय लग जाएगा। क्यों ना इसको हम लोग तौल करके रख दिया जाए और पता चलेगा कितना है। वह सुबह सुबह होते ही वह लाला अपने पत्नी को तिवारी के पास में भेजता है, कहता कि वही पौलदारी का काम करता है, तोलने वाला का काम करता है, उसके पास जो है जरूरी तोलने वाला होगा, उससे जाकर के मांग के लाओ। लाला की पत्नी सुबह सुबह चली जाती है। तो जब जाती है तो तोलने वाला मांगती है। तो तिवारी बड़ा ही खुरपाती दिमाग का था, वह मन ही मन सोचने लगा अरे सुबह सुबह जो ये तराजू का क्या काम पड़ गया, आखिर क्या चीज़ उसको मिल गया है कि जो तराजू से तोलेगा। वो इसलिए वह नीचे जो है कुछ लेई लगा देता है ताकि वो चिपकने वाला कुछ लेई लगा देता है और ले लगा कर तराजू को दे देता है। इधर जो है
लाला और लाला की पत्नी आकर के तौलते हैं सब, और तौल करके जल्दी जल्दी में वो सब तराजू नीचे नहीं देखते हैं क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, चिपका है कि नहीं चिपका, और फिर वह ले करके चला जाता है। जब तिवारी उस तराजू को देखता है तो उसके नीचे जो एक सोना चिपका हुआ है वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, अरे इसके पास इतनी सारे सोने चांदी कैसे आ गए, कैसे पता चला इसके पास सोने चांदी कहाँ से आ गए, बल्कि तो इसके पास खाने की औकात नहीं थी और आज इसके पास इतने सारे सोने चांदी आ गए जिससे वो उसको तौलने की तराजू की जरूरत पड़ गई। हम लोगों को एक दो नहीं मिलता और ये तौलने की जरूरत पड़ गई है। वह जो शाम का समय रहता है और धीरे से अपने मित्र जो लाला को बुलाता है तिवारी, और जब तिवारी लाला को बुलाता है तो लाला से पूछता है, करे दोस्त मेरे से झूठ मत बोलना, मैं जो बात पूछ रहा हूँ आखिर तुमको इतने सारे सोने चांदी असरफिया कहाँ से मिल गए कि जिससे तुमको तराजू की जरूरत पड़ गई, तौलने की जरूरत पड़ गई। तो लाला भी बड़ा होशियार था, उसको भी मौका था कि बस मेरे को तो अपना बदला लेना ही लेना, बस ये जो तिवारी है ना इसी ने सब कुछ किया है। तो लाला कहता है कि देखो दोस्त तुमसे छुपने छुपाने की बात क्या है, मैं तुमसे कभी कुछ छुपाता ही नहीं, मैं तो जो बात रहता हकीकत में बता देता। जबकि मेरी भैंस जो मर गई थी ना तो मैंने उसका चमड़ा उतरवाया और उस चमड़े को ले जा करके एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष पर एक बहुत भयानक पिशाच रहता है और वह अमावस की रात को जो है वह आता है और उसकी बेटी की शादी है और वो अपनी बेटी की शादी में ढेर सारे भैंसों को चमड़े की जरूरत है, इसलिए वह मुँह मांगा कीमत देने के लिए तैयार है। उसके पास पैसे नहीं लेकिन असरफिया बहुत है, बस मेरे पास तो एक ही भैंस थी और एक ही चमड़ा था, मैंने उस चमड़े को दे दिया और मेरे को ये जो असरफिया वह दे दिया। अब यह मन में इसके लालच आ जाता है कि ओहो मेरे पास तो 3-4 भैंसें हैं और तिवारी के भी कुछ दोस्त रहते हैं सब, उसको भी बता देता है और ऐसे 4-5 लोगों के जिनके पास काफ़ी मात्रा में भैंसें थी, तादाद थी, उस सबों को बता देता है और उन लोगों को मन ही मन लालच आ जाता है। और इतना ये भी बता रहा था कि मैं 1 हफ्ता तक लगातार वहाँ पर रखवाली करता रहा, लेकिन जब अमावस की रात है तो उस दिन वह पिशाच आया था और फिर ऐसे ही लोगों ने अपने भैंस को मरवा दिया और मरवा कर उसका चमड़ा निकाल करके और फिर जो है लगे सब उस पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाते लोग और रात को इंतजार करते। 1 रात हुआ, 2 रात हुआ, 3 रात हुआ, ऐसे करते करते वह लोग 1 महीने इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भूत नहीं, कोई पिशाच नहीं, कोई नहीं आया और अमावस्या भी बीत गई लेकिन तो भी कोई बहुत बड़ा पिशाच नहीं आया। अब उन लोगों ने समझा, तिवारी ने समझा कि मेरे साथ ठगहाई हो गई है और इधर जो भैंसें मरी हुई थे ना, लोग फेंके थे वो सड़ रहे थे और गांव में जो बीमारियां अनेक प्रकार के दुर्गंध आ रहे थे। अब लोगों ने समझा तो जरूर अवश्य मेरे साथ ठगहाई हो गई है। अब वे लोग राज दरबार में पहुँचे और राज दरबार में सारी की सारी बात बताई। जब सारी की सारी बात बताई तो राजा ने कहा अच्छा ये तो लाला बहुत गंदा काम किया, तुम लोगों को ठग लिया। तो लाला को बुलाया गया तो लाला ने कहा जी महाराज मैंने ये बातें जरूर बताई थी लेकिन मैंने इन लोगों को नहीं कहा था कि अपना भैंस मार दीजिए, मैंने ये तो नहीं कहा था। और ये भूत पिशाच अब पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन मेरे को तो दिया था, अब इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिया। लेकिन राजा साहब एक बात बताइए कि जब आपने मेरी भैंस को मरवाया और आपके कानों में जो आवाज़ सुनी कि मैं आपके खिलाफ में था, ऐसा मेरे मन में कोई था ही नहीं। बस ये सामने जो तिवारी है ना मेरा दोस्त है, इसे सच सच पूछिए कि क्या यही उस बात को फैलाया था कि मैं जो राजा साहब से बेहतर जो गाय भैंसों को खिला सकता हूँ। तिवारी जो वैसे ठगाई कर चुका था और वह अपने हार मान लेता है। उसने कहा हाँ मैं इसके खिलाफ में हमेशा रहता था, इस वजह से मैं जो ऐसा काम किया। लेकिन बेचारा लाला बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा देखिए ये आप लोगों की भैंसें मर गई है, मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैं जो आपकी भैंसों का कीमत होगा उस कीमत को अदा करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर जो उस भैंसों की कीमत के बराबर वह उन सोने के असरफियों को वह दे देता है सबको, और फिर जो उन सब गांव में तब से वह लाला के खिलाफ कोई नहीं रहता है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि लालच बुरी बला होती है। जैसा कि उस तिवारी ने लालच किया, अपने मित्र के साथ में ही धोखेबाजी करना चाहा,
तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानी लेकर के अवश्य ही आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।